तो कांग्रेस की जो राजनीति थी वो टाइम पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, मतलब मुस्लिमों की ज़्यादा तरफदारी करती थी। गोधरा में जो हादसा हुआ था ना वो भी सही नहीं था, बराबर है। तो यहाँ की गुजरात की ज़्यादातर जनता में गुस्सा आक्रोश तो था ही। फिर राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ और राम मंदिर के आंदोलन में बीजेपी एक्टिव हुई और उसी में से बाद में वो पब्लिक को भड़का के जो लीडर थे आगे बांधे ना, विश्व हिंदू परिषद बजरंग के जो आगे लीडर होते हैं उन्होंने आम जनता को भड़का के दंगा शुरू करवाया था। ऐसा है, बस इस टाइप का केसरी टुकड़ा मैंने निकाल लिया था और ये पट्टा ऐसा जैसे मैंने सर पे बांध दूँ। उसमें सबसे ज़्यादा मोदी जी ने फायदा उठाया, क्योंकि उस टाइम पे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना। इसके लिए मैं खुलेआम कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र से शासन हो रहा है गुजरात में, क्योंकि मुस्लिम जो पीड़ित हुए थे ना उनके प्रति भी उन्होंने भेदभाव दिखाया है। सबसे ज़्यादा नुकसान तो गरीबों का होता है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, तीसरे नंबर पे दलित है और चौथे नंबर पे महिला है। आज़ादी के टाइम पे भी सावरकर ने वो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे लोग थे ना, तो इनका सपना पूरा नहीं हुआ था। देखिए, एक राजनीति का धर्म होता है ना, राज धर्म होता है, वो मोदी जी ने नहीं निभाया है। तो सबको समानता की भावना थे, जो भी पीड़ित हो उनको, हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको एक समान गिनना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया है। तो नफरत भरी स्पीच की वजह से अक्षरधाम पे भी हमला हुआ था, ठीक है, कि चुन चुन के मारूंगा, 56 की छाती वाला हूँ, ये सिर्फ वो बोलते थे। उन्होंने उस टाइम पे क्या है, हमलाखोरों को इन्विटेशन दिया है गुजरात में, और उसकी वजह से अक्षरधाम पे हमला हुआ और उसकी वजह से यहाँ गुजरात में सीरियल ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद में 20 जगह सीरियल। साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ और गोधरा कांड के बाद एक समूचे गुजरात में दंगे हुए और उन दंगों में जो है 2 व्यक्तियों की तस्वीर एक पोस्टर बॉय के रूप में निकलकर पूरी जनता के सामने आई। तमाम अखबार चैनलों में, मीडिया में वो तस्वीर चलाई गई। एक तस्वीर जो है वो प्रतीक बनी उन दंगाइयों की जो उस समय दंगे में शामिल थे, और दूसरी तस्वीर जो है वो प्रतीक बनी उन दंगा पीड़ितों की जो अपनी जान बख्श देने की दुहाई मांग रहे थे। दंगाइयों की जो तस्वीर जो प्रतीक बनी, उसमें जो पोस्टर बॉय थे वो थे अशोक मोची जी। इस वक्त हम अशोक मोची जी के साथ में ही बैठे हैं। तमाम पत्रकारों ने अशोक मोची जी से इंटरव्यू लिया, उनसे बात की, लेकिन अभी भी अशोक मोची जी की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो नहीं खोजे गए हैं, जिन पर बात नहीं हुई है। और अशोक मोची जी की ज़िंदगी के उन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। अशोक मोची जी की निजी ज़िंदगी से होते हुए इस इंटरव्यू के दौरान हम सफ़र तय करेंगे गुजरात की सियासत का। हमारे इस बातचीत को शुरू करने से पहले अदम गोंडवी साहब का एक शेर है, मैं वो ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। बेचता यूं ही नहीं आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पे इंसान को। सब्र की एक हद होती है, सब्र की एक हद होती है, तवज्जो दीजिए, गर्म रखे कब तलक नारों से दस्तरखान को। सब नमी जिस्म की गर्मी दे न पाएगी सुकून, पेट के भूगोल में उलझे हुए इंसान को। पार कर पाएगी क्या ये कहना मुकम्मल भूल है, इस अहद की सभ्यता नफ़रत के रेगिस्तान को। अशोक मोची जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आपका भी स्वागत है जी कि आप जैसे हमारे पास आते हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे आपकी तस्वीर जो वायरल हुई। अब मेरी तस्वीर के बारे में तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि मीडिया में काफ़ी 10-12 साल मेरी तस्वीर चलाई थी, लेकिन मीडिया ने कभी ये लिखा था कि तस्वीर किसकी है और कहाँ की है। दंगा तो गुजरात, अहमदाबाद और गुजरात में कई जगह हुआ था, ऐसा है। मतलब एक तस्वीर मेरी जो है ना वो गोधरा कांड और गोधरा कांड की वजह से जो गुजरात में दंगे हुए ना, तो उसके गुस्से और आक्रोश का प्रतीक बनाई गई थी, ऐसा है। लेकिन पर्सनल मेरे बारे में कभी कुछ नहीं लिखा था। हिंदू समाज का चेहरा बनाया था, हिंदू आक्रोश का चेहरा बनाया था, ऐसा। हम राजनीति पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहूँगा।
मैंने आपके बहुत से इंटरव्यू देखे और उन इंटरव्यू में आप कहते हैं कि घर के हालात ऐसे थे, हाँ। गरीबी थी, हाँ। पढ़ने में आपकी रुचि थी लेकिन आप आगे पढ़ नहीं पाए, क्या कहेंगे? अब इसमें तो ऐसा है ना कि देखो भाई, मेरे पिताजी ये काम करते थे, ठीक है, तो इसमें जो कमाई थी उससे सिर्फ घर चलता था, ऐसा है। फिर हम 2 भाई थे, 2 भाई में बड़ा भाई की शादीशुदा था, माँ बाप उसकी शादी करा करके गए थे। मतलब उस टाइम पे मेरी जो उम्र थी ना 11-12 साल की उम्र थी, ऐसा है। और उस टाइम पे भाई जो बड़ा भाई था उसके भी 4 बच्चे थे छोटे छोटे, और वो टाइम पे ये काम ये करता था, इधर जो मैं अभी बैठा हूँ ना वो काम बड़ा भाई कर रहा था, ठीक है। तो उसके 4 बच्चे, उसकी बीवी, उसका और मेरा सबका ये धंधे में तकलीफ पड़ती थी, ठीक है। घर जैसा रोटी का कपड़े का ही पैसा निकलता था, तो अब ऐसे हालात में आगे पढ़ तो मैं किसे सकूँ फिर, ऐसा। तो मैंने समझ के 10 के बाद स्कूल छोड़ दी थी, ऐसा है। तो कब से फिर आप ये काम करने लगे? फिर थोड़े 2-4 साल तो मैंने ऐसे वैसे जैसे तैसे नौकरी करी, लेकिन वहाँ मैंने देखा है कि जो हमारी समाज के लोग हैं ना, कब ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो तो उनके पास ज़्यादातर लोग गुलामी और सेवाई कराते हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था में था ना उस टाइप का माहौल होता है प्राइवेट नौकरी में। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सब नौकरियाँ छोड़ दी। फिर मैं भाई को भी उसके 4 बच्चे थे, उसकी बीवी थी, मतलब 6 लोग वो थे। तो एक कम इनकम वाले धंधे में उनको भी तकलीफ पड़ती, तो भाई ने फिर वो ये धंधा मुझे सौंप दिया और उसने दूसरी मजदूरी में काम चालू कर दिया, ऐसा है। आपकी मतलब मैं यहाँ 30 साल से बैठा हूँ। 30 साल हो हाँ। गए लगभग। शुरू से चल रहे हैं हम लोग, हाँ। ताकि दर्शकों को जो है वो समझ आ हाँ। सके। अब मैं ले जाना चाहूँगा आपको 2001 में। हाँ। उस समय जो माहौल था और 2001 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। हमने इंटरव्यू आपने देखे कि उस समय एक ऐसा माहौल बन गया था राजनीति में, हाँ। और उसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं वो भाजपा की तरफ से उठाया गया और दंगे हुए। पहले कांग्रेस की शासन थी, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस के शासन में और फिर भाजपा का? अब देखिए, कांग्रेस का शासन तो मैंने बचपन में देखा हुआ है कि अहमदाबाद में छोटे बड़े दंगे होते रहते थे। हमारे यहाँ एक वार्षिक रथ यात्रा निकलती है अहमदाबाद में, ठीक है। तो कांग्रेस की जो राजनीति थी वो टाइम पे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, मतलब मुस्लिमों की ज़्यादा तरफदारी करती थी। और उस टाइम में क्या है कि जो गैर कानूनी धंधे करने वाले लोग थे ना, ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे, बड़े बड़े ये ऐसा। तो वो सब राजनीति में कांग्रेस को ब्लैकमेल करते थे कि अगर हमारा ये काम नहीं होगा तो हम रथ यात्रा पर अटैक करेंगे, ऐसा है वैसा है, हम वोट नहीं देंगे कांग्रेस को। इस टाइप की राजनीति चल रही थी, ऐसा। तो उससे फिर क्या है, यहाँ गुजरात की जनता में नाराज़गी तो थी। फिर राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ और राम मंदिर के आंदोलन में बीजेपी एक्टिव हुई, ऐसा है। फिर बीजेपी ने गुजरात में अपना अड्डा जमा दिया। उस गुजरात में उसने क्या किया कि हिंदुत्व की राजनीति की शुरुआत की, ऐसा है कि जैसे कि हिंदू ईद की बात करेगा वही गुजरात पे राज करेगा, इस टाइप का सब चलता था वो टाइम पे। और उसमें उनको सफलता भी मिली और 95 में पहली बार उनको यहाँ गुजरात में उनकी सरकार बनी, ऐसा। तो मतलब उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए लोगों में हिंदुत्व की जो भावनाएं भरी। हाँ, मतलब समरसता के नाम पे हिंदू धर्म में जो भी सब लोग आते हैं, दलित पिछड़े जाति के, उन सबको एक करने का काम किया। मतलब हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाई और एक प्रयोग किया उन्होंने यहाँ कि हिंदू धर्म में मानने वाले सभी को एक साथ लाया जाए राजनीति में, ऐसा। गुजरात में 27 फरवरी 2002 के दिन गोधरा में जब घटना हुई, तो आपको कब पता लगा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है? और देखिए, मेरे यहाँ दोपहर का एक अखबार आता है, छोटा सा है, लोकल है। वो अखबार में 3 बजे ये हादसे की खबर आई थी, ठीक है। तो मुझे 27 फरवरी दोपहर को खबर पड़ी थी 3 बजे कि गोधरा में इस तरह का हादसा हुआ है। अयोध्या से आने वाले कार सेवकों को वहाँ जिंदा जला दिया है। और यहाँ के जो विश्व हिंदू परिषद जो हिंदूवादी संगठन है ना, उन्होंने 28 फरवरी को बंद का ऐलान दिया था, ऐसा है। तो वो गोधरा से जो आग लगी थी, वो आग पूरे गुजरात में फैली, यहाँ अहमदाबाद भी आई? नहीं, गुजरात में तो बाद में फैली। सबसे पहले तो वहाँ गोधरा में ही दंगे शुरू हो गए थे उसी दिन 27 फरवरी को ही। छोटे छोटे दंगे वहाँ ही शुरू हो गए थे। लेकिन दूसरे दिन क्या है कि गुजरात बंद का ऐलान दिया था। जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने गुजरात बंद का ऐलान दिया था। और जहाँ जहाँ बड़े बड़े 4 रस्ते होते सिटी में, वहाँ रामधुन का कार्यक्रम किया था कि मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए रामधुन की जाए 4 रास्ते पे 10 बजे, ऐसा। मतलब लोगों को वो बहाने इकट्ठा किया था, ऐसा। हर जगह अहमदाबाद में हर जगह 4 रास्ते पे हिंदू समाज जो होता है वो 4 रास्ते पे इकट्ठा हुआ था, ऐसा।
फिर कैसे जो है लोगों में इतना आक्रोश बढ़ गया और फिर दंगे शुरू हो गए? अब उसमें तो ऐसा नहीं कि देखो भाई, गोधरा में जो हादसा हुआ था ना, वो भी सही नहीं था, बराबर है। तो यहाँ की गुजरात की ज़्यादातर जनता में गुस्सा आक्रोश तो था ही उस घटना के खिलाफ, ऐसा। क्योंकि गुजरात की जो पहचान थी सत्य अहिंसा की थी, और इस तरह का हिस्सा कोई भी आम आदमी या कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर हिंदू मॉब उस टाइम सड़क पर आ गया था, ऐसा है। लोगों में एक आक्रोश था, लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, ऐसा है। आप कैसे जो है आप तक बात पहुंची, आपके इलाके में जो है कैसे शुरुआत हुई उस चीज़ की, थोड़ा बताइए। अभी मैंने नहीं बोला है कि वीएचपी ने रामधुन का वो कार्यक्रम किया था हर जगह। तो जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा चार रास्ता होता है ना, वहाँ हिंदू समाज इकट्ठा हुआ था, रामधुन की शुरुआत हुई थी। और उसी में से बाद में वो पब्लिक को भड़का के जो लीडर थे, आगेवान थे ना, विश्व हिंदू परिषद बजरंग के जो आगे लीडर होते हैं इलाकेवार, उन्होंने आम जनता को भड़का के दंगा शुरू करवाया था, ऐसा है। आपकी तस्वीर जो है प्रतीक बनी, हाँ। आप कैसे जो है आपका नाम जुड़ गया उससे? और अब मैंने पहले बोला ना कि 10-11 साल की उम्र में माँ बाप मर गए थे, ठीक है। बड़ा भाई था, शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे, बीवी थी, और हमारा जो मकान है बहुत छोटा सा मकान था, ठीक है। तो रहने के लिए तकलीफ पड़ती थी घर में, ऐसा है। तो मैंने 2001 में घर छोड़ दिया था। और उस टाइम क्या है कि यहाँ सब अच्छा था, रात को सो सकते थे, तो सब कुछ कर सकते थे। तो मैं इधर ही सो जाता था रात को। अगल बगल में जो स्कूल है, दुकानें, फैक्ट्री है, वहाँ नाना धोना कपड़ा पड़ा रहता था, ऐसा था। और दिन को यहाँ धंधा करता था, रात को होटल में खा के वहाँ जाके सो जाता था। यहाँ सो जाऊँ, कभी उधर सो जाऊँ, इस तरह जी। उस टाइप का था। तो कैसे जो है आपकी तस्वीर फिर आई और फिर चर्चा का विषय बन गया? अभी बन का ऐलान दिया था, ठीक है। जी। और बन के ऐलान की वजह से हमारा ये जो इलाका है ना, हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका, आप सामने जो देखेंगे ना, वो सब मुस्लिम बस्ती है, बराबर है। तो बन के ऐलान की वजह से मैंने भी बंद रखा था, क्योंकि कौमी दंगा मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। मैंने पहले ही बोला ना कि हमारे यहाँ कौमी दंगे बहुत होते थे। अभी हम लोग जो इलाके में बैठे हैं ना, वो सब हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाके हैं। तो यहाँ पहले भी छोटे बड़े दंगे तो हो ही चुके हैं काफ़ी, 2-2, 3-3, 4 में उतारा। जब रथ यात्रा के टाइम पे दंगा होता था, फिर बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी दंगा हुआ, ऐसा है। तो ये दंगे होना मेरे लिए कोई नई बात थी। और मुझे यह एहसास हुआ था कि जिस तरह का गोधरा में हादसा हुआ है, तो यहाँ भी अपने कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो मैंने अपना धंधा बंद रखा था। और मेरे बगल में एक मुस्लिम का ऑटो गैरेज था, ठीक है। तो हमारा दोनों का साथ साथ था, ऐसा था। फिर 10 बजे के बाद में यहाँ हिंदू मॉब सड़क पे आने लगा। मतलब कि इधर क्या है कि मुस्लिम बस्ती जो है ना, ये मेरे इलाके में ही है, और बाकी अगल बगल में सब हिंदू समाज का एरिया है, ठीक है। तो वहाँ से सब हिंदू पब्लिक इस सड़क पर आ गई थी। ये सामने जो मुस्लिम बस्ती आप देख रहे हैं ना, वो मुस्लिम बस्ती पर अटैक करने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, आक्रोश दिखाने के लिए, ऐसा। तो फिर आप कैसे शामिल हो गए हैं? आप? मैं किसी से शामिल नहीं हुआ हूँ। फिर भीड़ यहाँ आई तो फिर कैसे आपकी? मैं कहीं नहीं गया। मैं इधर ही बगल में जो मैंने बोला ना कि मुस्लिम का ऑटो गैरेज था, धंधा, वो जो कपड़ा बांधा और... हाँ वो सब बोलता हूँ मैं। देखो मेरे बगल में मुस्लिम का गैरेज था, ऑटो गैरेज था, धंधा हमारा भी बंद था। वो मुस्लिम तो अब आए ही नहीं थे, वो दूसरी जगह रहते थे, ठीक है। फिर 10 बजे रोड पे ना हिंदू मॉब आया, और सामने जो आप दुकानें देख रहे हैं ना, वो दुकानों में हिंदू मुस्लिम की मिक्स दुकानें थी। तो मुसलमानों की दुकानों का नाम देख देख कर उनको तोड़ना और जलाना चालू कर दिया। फिर मैं मुस्लिम की ऑटो गैरेज पे बैठा था, तो जो हिंदू मॉब आया था ना, उसमें तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि गैरेज वाला मुस्लिम लगता है। उस टाइम क्या मेरी दाढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी थी, ऐसा है। और मेरे कपड़े काम के कपड़े पहनता हूँ, तो कपड़े भी मैले घेले होते, ऐसा है। तो उनको ऐसा लगा कि मुस्लिम लगता है ऑटो गैरेज वाला, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ये बगल में, ये मेरी बाजू में था। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, और ये जो मुसलमान का गैरेज है ना, वो लोग तो आज आए ही नहीं है, बंद का ऐलान है। तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं गुजराती भाषा बोला था। हमारी जो भाषा होती है गुजरात की, वो बोला था, उनको यकीन हो गया। क्योंकि अहमदाबाद के मुसलमानों की पहचान क्या है कि वो ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं, एक अलग टाइप की भाषा बोलते हैं। तो मालूम पड़ जाता है कि मुसलमान है कि या हिंदू, ऐसा है। फिर बंद के ऐलान की वजह से हमारे इलाके में सब बंद था। फिर मैंने ऐसा सोचा कि घर तो मैं जाता नहीं था, 2001 से मैंने छोड़े। होटल में चाय नाश्ता करता था, होटल में ही सब करता था। मैंने बोला अभी कहीं चाय नाश्ता करने जाऊँगा या खाने जाऊँगा, और आज का माहौल ऐसा है कि हिंदू मॉब जो सड़क पे आया है, अकेले इंसान को पकड़ के पूछता है कि तू कौन है, हिंदू या मुसलमान है। गाड़ी वाले को पकड़ के पूछता है कि तुम कौन हो, हिंदू मुसलमान हो, इस तरह का। तो मैंने बोला अभी कहीं दूसरे हिंदू इलाके में कहीं जाऊँगा खाने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए। तो वहाँ साला कोई मुझे
दाढ़ी की वजह से इसके समझ से गया अटैक ना कर दे। तो मेरे बगल में अभी तुम देखो, अभी की इतने सारे कपड़े पड़े, देखो पीछे जाके देखो, बहुत कपड़े पड़े हैं। ये अहमदाबाद का दिल्ली दरवाजा बाजार है, जहाँ पुराने कपड़े का अहमदाबाद का सबसे बड़ा बाजार है। तो ऐसे कपड़े हमारे यहाँ भी बहुत पड़े रहते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक कपड़ा लेके मैंने अपने सर पे बांध दिया, केसरी कलर का, ठीक है। अभी हाल भी देखो, इसमें तुम्हारे कितने सारे कपड़े पड़े हैं, देखो यहाँ, ये देखो, बस इस टाइप का एक केसरी टुकड़ा मैंने निकाल लिया था और ये पट्टा ऐसा जैसा मैंने सर पे बांध दूँ कि जैसे मेरी पहचान हिंदू की हो जाए। फिर मैं अगर दूसरे हिंदू इलाके में जाऊँ ना, कि जहाँ दंगा ना होता हो। दंगे में क्या होता है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम साथ होते हैं ना, वहीं दंगा होता है। जहाँ ओनली हिंदू होते हैं वहाँ दंगा नहीं होता है। तो मैंने बोला दूसरे हिंदू इलाके में जाऊँगा चाय नाश्ता करने के लिए या खाने के लिए, तो वहाँ कोई मुझे मुसलमान समझकर अटैक ना कर दे। इसके लिए मैंने ऐसा कपड़ा केसरी कलर का निकाला, अपना सर पे लगा दिया, मतलब कोई मेरी हिंदू की पहचान हो जाए, कोई मुझ पर गलत फहमी की वजह से अटैक ना कर दे, ऐसा। फिर धीरे धीरे क्या है कि यहाँ सब दुकानों की सामने जो दुकानें दिख रही है 15-20, वो सब आग हो गई और यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच में आमने सामने पत्थरबाजी ने सब होने लगा। फिर यहाँ पुलिस आई तो सब मॉब जो आया था ना सड़क पर, वो सब भागा। मतलब उस टाइम के लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका होगा, ठीक है। फिर मैंने बोला अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, ठीक है, ऐसे माहौल में अब यहाँ नहीं। अब मैंने बोला चलो अब घर ही जाना पड़ेगा। फिर मैं यही सड़क से चलता चलता अपने घर की ओर गया। यहाँ से कम 10 मिनट का रास्ता है, जो हमारा घर है, बड़ा भाई रहता है। फिर वहाँ गया तो वहाँ हमारे जो रेसिडेंट चाली बोलते हैं यहाँ गुजरात में, वो 4 रास्ता आता है, उसके सामने हमारी चाली है और 4 रास्ता के बीच में है ना विश्व हिंदू परिषद का बजरंग दल का एक बोर्ड लगा हुआ था बीच में सर्कल में, छोटा सा, जिसमें ऐसा लिखा था कि हिंदू राष्ट्र का कर्णावती दुधेश्वर पंगड़ आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो मैं उस बोर्ड के पास जाकर 4 रास्ते पे खड़ा हो गया सब देखने के लिए। और हमारे वहाँ भी क्या मुस्लिम बस्ती थी, मुस्लिम वाले की दुकान थी, तो वहाँ भी दूसरे इलाकों से हिंदू मॉब आया था और वो दुकानें जिस तरह का यहाँ चला ऐसा वहाँ भी चालू हो गया था, ठीक है। फिर मैं ये खड़ा सब देख रहा था। तो जो सड़क पर मॉब आता जाता था ना उस टाइम पे, उनको क्या लगा कि बीजेपी वाला लगता है या बजरंग दल वाला लगता है। तो सड़क पर से आता जाता मॉब मुझे जय श्री राम ऐसे नारेबाजी लगाते जाते थे। तो सामने में भी उनको जय श्री राम ऐसे जवाब देता था। और उसमें से कुछ 5-10 लड़के आए मेरे पास, उन्होंने मुझे लोहे का रोड दिया इतना कि चलो हमारे साथ में। मैंने बोला भाई मेरे कहीं नहीं आना है, तुम्हारे जाओ, जो करना हो करो, ठीक है, मैं कहीं नहीं आऊँगा। अब यही हमारा सब कुछ चल रहा था। वही टाइम पे सड़क पर एक पत्रकार आके खड़ा हो गया। बड़ा 4 रास्ता है, चारों बाजू रास्ते पड़ते हैं, ऐसा सर्कल था वहाँ हमारे वहाँ। तो उसको भी ऐसा ही लगा कि हिंदू मॉब इसके साथ में वो करता है, सलाम मारता है, जय श्री राम करता है, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी वाला होगा लीडर या बजरंग दल वाला यहाँ का कोई लीडर होगा, ऐसा लगता है। तो वो मेरे पास आया, उसने मुझे गोधरा कांड के बारे में पूछा कि भाई गोधरा में जो हादसा हुआ तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। तो मैंने जो मुझे सही लगा वो मैंने बोल दिया। पर वो टाइम का माहौल इस तरह था, पब्लिक जनता में भी गुस्सा था और मैं भी बहुत गुस्से में था, क्योंकि दंगा शुरू हो गया था। तो अब मुझे ऐसा लगा कि अपने सारा हफ्ता 15 दिन धंधा बंद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने साल पैसे कम इनकम है, पैसे की तकलीफ पड़ेगी, सब तरह की तकलीफ पड़ेगी, ऐसा है, ठीक है। तो मैंने जो जवाब दिए थे उनको बहुत गुस्से और आक्रोश में दिए उस टाइम पे वो पत्रकार को। तो पत्रकार ने मुझे ऐसा बोला कि भाई साहब आपका गुस्सा और आक्रोश सही है, और मैं भी अभी कई जगह से देखता आया हूँ कि गुजरात का हिंदू मॉब सड़क पर आ गया है और वो कर रहा है, सब नुकसान कर रहा है मुसलमानों का। तो मैं आपकी 2 तस्वीर लेना चाहता हूँ जिसमें आप गुस्सा और आक्रोश दिखाइए, ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूँ कि गोधरा कांड में जो हादसा हो उसकी वजह से गुजरात की जनता में कितना गुस्सा आक्रोश है। ऐसा आपके प्रतीक के माध्यम में वो दिखाऊंगा आपको, ऐसा। बाकी दूसरे लोग तो अभी दंगा कर रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप खड़े, मतलब आप दंगा भी नहीं कर रहे, तो खाली आप अपना गुस्सा और आक्रोश दिखा दीजिए मतलब उस घटना के खिलाफ। आपने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ किया, हाँ, तरीके से सेफ्टी के लिए किया था, किसी को मारने के लिए नहीं किया था या दंगा करने के लिए नहीं किया था। लेकिन दंगों के टाइम पे घर तो जाना पड़ेगा नहीं बड़े भाई, ठीक है। दंगे शुरू हो गए तो फिर खाने की तकलीफ पड़ती, चाय नाश्ते की, वो टाइम पे मैं घर चला गया था। और काफ़ी अहमदाबाद में छोटा बड़ा मिला के काफ़ी 2 महीना जैसा दंगा चला था हमारे हिंदू मुस्लिम जो मिक्स इलाका होता है ना वहाँ। फिर 2 महीना दंगा चला, उसके बाद में मैं घर रहा तब तक, और दंगा खत्म हो जाने के बाद वापस मैंने घर छोड़ दिया था, ऐसा है। तो उसके बाद जब घर चले गए और घर से आए तो पहले का गुजरात अहमदाबाद कैसा दिखता था और आने के बाद कैसा लगा आपको, क्या माहौल था उस वक्त? नफरत का माहौल था। जो कौम एक साथ में खाती बैठ उठती थी, त्योहारों मनाती थी, वो दोनों कौमों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल हो गया था। देखिए कि उस टाइम पे मुसलमानों का भी काफ़ी नुकसान हुआ था, ठीक है। तो मुसलमानों को भी हिंदू के प्रति नफरत की भावना हुई थी, और गोधरा कांड की वजह से हिंदू समाज में भी वो था
तो काफ़ी एक साल अविश्वास का माहौल रहा था गुजरात की जनता में दोनों के खिलाफ। वो हिंदू मुस्लिम इलाके में जाने से डरते थे, सामने मुस्लिम हिंदू को इलाके में आने से डरते थे। ऐसा माहौल था इस टाइम पे, नफरत का माहौल रहा था। हाँ। धीरे धीरे समय के साथ जो है हाँ। चीज़ें, जब बात ये आपकी तस्वीर के साथ साथ एक और तस्वीर वायरल हुई थी कुतुबुद्दीन जी की, हाँ और एक आपकी तस्वीर जो है दंगा करने वाले की और उनकी जो है जिनके ऊपर जुल्म हुए उनके रूप में वायरल हुई। फिर आप लोगों की दोस्ती हो गई, उसका क्या कहानी है उसकी? अब उसमें ऐसा है ना कि मैंने जो तस्वीर दी ना जी। वो गुस्से आक्रोश वाली, तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गुजरात में बड़े बड़े हत्याकांड हो जाएंगे, जैसे हमारे इलाके में नहीं लेकिन दूसरे इलाके में, कोई दूसरे शहर में, गांव में बड़े बड़े हत्याकांड हो गए। ठीक है, अब उस टाइम का माहौल ऐसा था कि वहाँ पत्रकार भी नहीं जा सकते थे, जहाँ दंगे हो रहे थे ना भयानक, वहाँ तो पत्रकार भी नहीं जा सकते थे। और ये सब हादसे की वजह से गुजरात देश विदेश में चर्चा का केंद्र बन गया। और उस टाइम पे क्या, गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की सरकार का मतलब कि हिंदूवादी सरकार, ऐसा। तो मैंने वो सर पे पट्टा लगाया हुआ था, तो वो मतलब कि हिंदूवादी होगा, ऐसा है। क्योंकि जो पत्रकार को मैंने तस्वीर दी वो मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं था कि मैं कहाँ से आया और क्यों आया हूँ। उसने मुझे दंगा ही समझ लिया था, सड़क पे खड़ा था तो दंगा ही समझ रहा था, ऐसा है। अब फिर उसमें क्या हुआ कि ये सब चीज़ की वजह से मुझ पर एक बार गोलीबार भी हुआ, कुछ मीडिया वालों ने मुझ पर बजरंग दल का अटैक लगा दिया था, ऐसा है। ठीक है, तो कुछ लोगों में बदले की भावना थी, तो उन्होंने उस टाइम पे मेरे पे 2002 की साल में ही एक बार मारने की कोशिश की थी, गोलीबार किया था, लेकिन मैं बच गया था। फिर हमारे इलाके में जो मुसलमानों का उस टाइम पे नुकसान हुआ था दुकानों मकानों का, उसमें हमारे इलाके के 22 लड़के के नाम लिखा दिए थे, तो उसमें 20 नंबर का नाम मेरा भी था। फिर कोर्ट में जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। फिर कोर्ट में जब मुद्दत आती थी कोर्ट में जाते, हम सब जाते थे, 22 जितने भी हमारे नाम थे वो सब जाते थे। फिर धीरे धीरे माहौल क्या, नफरत का माहौल है ना, सब एक दूसरे से मिलने लगे, सच्चाई जानने लगे। फिर लोगों में धीरे धीरे वो हो गया, नफरत कम होती जाती। हाँ, अब उस टाइम पे हमारे इलाके के जो मुसलमान ने हमारा नाम लिखा था ना, वो सिर्फ नफरत की भावना से लिखा था कि हम हिंदुओं ने हमारा इतना सारा नुकसान कर दिया, तो उन्होंने किसी को देखा तो नहीं था। ठीक है, खाली हिंदू होने की वजह से नाम लिखा था, जान पहचान वाले के। फिर धीरे धीरे उनको भी लगा कि हमने तो किसी को देखे नहीं, तो फिर किसी के बेगुनाह को फंसाने का कोई मतलब नहीं है। तो जब हमारा केस बोर्ड पे आया कोर्ट में, तो हमारे इलाके का एक भी हिंदू या एक भी मुसलमान हमारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देने नहीं आया, एक भी नहीं, ऐसा। तो कोर्ट ने हमें सबको छोड़ दिए, ऐसा है। 2009 की साल में हमारा जजमेंट आया था और छोड़ दिया। हाँ, कोर्ट ने हमें छोड़ दिया। 2012 में इसी तरह इलेक्शन का टाइम था, उसी तरह हमारे इलाके का मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता जो मुझे पहले से ही जानता था कि मैं क्या करता हूँ और कौन हूँ, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे वो कुतुबुद्दीन की तस्वीर दिखाई कि भाई अशोक भाई, जैसे आपकी तस्वीर पूरी दुनिया में चलती है हिंदू समाज के, इस तरह मुस्लिम पीढ़ी की तस्वीर है, तो हम आपको ये भाई से मिलाएंगे और आप दोनों को कौमी एकता, मानवता और भाईचारे का संदेश देना है, ताकि आपके बारे में हमारे मुस्लिम बस्ती तो को जानते नहीं कि आप कौन हो। तुम्हारी तस्वीर को लोग देखकर यही बोलते हैं कि हत्यारा है, ये हिंदू है, आतंकवादी है, इसने न जाने कितने लोगों को मार डाला होगा, उस टाइप का मुसलमान समझते हैं। हमारे इलाके के बाहर अहमदाबाद, गुजरात, बाहर सब इस तरह समझते थे। तो बोले आपकी भी जो पहचान है ना, वो भी दुनिया को मालूम पड़ जाएगी इस तरह, ऐसा। फिर मेरी ना कुतुबुद्दीन अंसारी की मुलाकात हुई, फिर हमारी दोस्ती हुई और काफ़ी 2 साल हमारी दोस्ती चली। ठीक है, और 2013 में केरला से एक पत्रकार आया, उन्होंने वो कुतुबुद्दीन अंसारी की बायोग्राफी लिख रहा था, तो कुतुबुद्दीन अंसारी ने उसमें मेरा जिक्र किया कि भाई अशोक को मीडिया ने जिस तरह दिखाया है इस टाइप का तो बोले अशोक है नहीं, तो उसके बारे में अब मेरी किताब में थोड़ा लिखो, ऐसा। फिर कुतुबुद्दीन अंसारी और केरला का पत्रकार सईद रूमी दोनों मेरे पास आए और फर्स्ट टाइम पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया 2013 में, और वो इंटरव्यू केरला में रिलीज हुआ। और तो केरला में रिलीज होने के बाद में वहाँ के लोगों को CPM नाम की पार्टी है उनको मालूम पड़ा। फिर 2014 में केरला में हमारा एक स्टेज प्रोग्राम हुआ मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, और वहाँ हमने एकता, मानवता और भाईचारे की बातें की। और जो गुजरात में हुआ हिंदू के साथ में, हुआ मुसलमान के साथ में, उसके लिए हमने दुख व्यक्त किया कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, नफरत और बदले की भावना से इस तरह बेगुनाहों को नहीं मानना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। और जो हो चुका उन सब का हम दोनों को दुख है, लेकिन अभी गुजरात में अब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा। तो एक संदेश, फिर मोहब्बत का संदेश देने के लिए आप एकता, मानवता और भाईचारे का संदेश दिया पूरे देश को उस टाइम पे। वहाँ भी बहुत मीडिया वाले आए थे और वो पूरे देश में चला था वो टाइम पे।
और मेरी इमेज के भी लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ये तस्वीर वाला जो है ना उसने किसी को मारा नहीं है, वो बजरंग दल वाला नहीं है, बीजेपी वाला नहीं है। इसमें इसलिए हुआ कि 12 साल मेरी तस्वीर चली, मैं 10 साल तक मुसीबत और आफत का सामना करता रहा, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में से कोई बीजेपी वाला, कोई बजरंग दल वाला, कोई आरएसएस वाला कभी मुझे मिलने नहीं आया और ना कभी किसी ने मेरी मदद की। मतलब मैं आज़ाद था, मैंने किसी की मेहरबानी नहीं ली थी, ठीक है। वो तस्वीर मैंने मेरी मर्जी से दी थी और उसके बाद जो भी आफत आई, जो भी मुसीबत आई, उसका सामना मैंने अकेले नहीं किया है। ऐसा आपकी तस्वीर का तो फायदा उठाया हिंदुत्ववादी लोगों ने, हाँ। लेकिन जो मुसीबत आई उससे वो हाँ। आपने ही खाली अकेले हाँ, वो अकेले मैंने किया, कोई साथ में नहीं आया। क्योंकि मैं तो एक इंसान बनकर खाली समानता मानवता दिखाई थी उनके प्रति। जो राम भक्त मारे गए थे जिस हालत में, तो एक इंसान के नाते ये साहब बोला था कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ, जी। ये बुरा ऐसा नहीं होना जी, चाहिए, जी। बस। अब कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा, सियासत से जुड़े हुए जो हाँ। सवाल हैं। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने गुजरात को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाया, क्या इस पे क्या कहेंगे? वो तो हो ही गया ना। उन्होंने जो प्रयोग सफल किया था वो 2002 में उनका मकसद पूरा हो गया, जी क्योंकि 2002 में ज़्यादातर है ना पूरा हिंदू मॉब सड़क पे आया था, सब समाज के लोग थे, सब थे, ऐसा इस तरह का है। तो उनका वो प्रयोग सफल हुआ और फिर वो प्रयोग की वजह से उन्होंने गुजरात में काफ़ी फ़ायदा उठाया। जी, अभी हिंदू तक सत्ता चल अभी भी चल रही है ऐसा। उसमें सबसे ज़्यादा मोदी जी ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि उस टाइम पे मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना, जी तो मुस्लिम विरोधी निवेदन करते थे, जी। ये करते थे, मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे जी और हिंदुओं को वो करते थे। मतलब इलेक्शन के टाइम पे सब राजनीति यही चलती थी ना। और उसमें क्या है कि उस टाइम पे क्या एक दो हादसे भी ऐसे हो गए गुजरात में, जैसे कि अक्षरधाम पे हमला हुआ था 2003 में, जी फिर अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जी। तो उसकी वजह से पूरा हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ चला था 2012 तक, जी। ऐसा। और मोदी जी हिंदुत्ववादी के चेहरे के रूप में आए पूरे। मोदी हिंदू नेता के रूप में वो हो गए, फिर उसके बाद में पूरे देश में हिंदू नेता के रूप में जाने गए कि मोदी जी हिंदू नेता है, ऐसा। तो उनको बहुत फायदा मिला इस चीज़ हाँ, तो फायदा तो मिला है ना भाई। गुजरात से दिल्ली गए तो फायदा उनको मिला ही है ना। बाकी बीजेपी तो पहले से यहाँ थी गुजरात में, जी, लेकिन वो टाइम पे जो लीडर थे ना, ये मोदी जैसे कट्टरवादी नहीं थे। जी। वो आराम से शासन करते थे, वो मुस्लिम विरोधी नहीं वो करते थे कभी। मतलब जो आप बोलते थे जब कांग्रेस का शासन था तो तुष्टीकरण था, लेकिन हाँ। इतना ज़्यादा नहीं था। इतना नहीं था, ज़्यादा नहीं था, बहुत ऐसा। जब सत्ता उसके बाद परिवर्तन हुआ तो बहुत ज़्यादा जो है हाँ एक तरीके से धर्म की जो हवा है वो तेज बहने हाँ लगी। हाँ, हमारा मोड़ा हो કલાક 2 કલાક નહીં 3-4 વાગે આવો ને શાંતિથી। હા, તમે પહેરવા તો નહીં ને અત્યારે, બસ તો 3-4 વાગે આવો, ऐसा है। जी। आप कहते हैं कि 2002 के बाद जो है गुजरात हिंदू राष्ट्र बन गया। हाँ, तो वो तो यही ना, क्योंकि 20 साल से मैंने इनकी हिंदुत्व की राजनीति देखी है, इसके लिए मैं खुलेआम कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र से शासन हो रहा है गुजरात में। जी। क्योंकि मुस्लिम जो पीड़ित हुए थे ना, जी। उनके प्रति भी उन्होंने भेदभाव दिखाया है, जी। ठीक है। उन्होंने हिंदू जो राम भक्त पीड़ित थे तो उनकी सबकी मुलाकात, लेकिन मुस्लिम पीड़ितों की कभी मुलाकात नहीं ली थी, जी। ठीक है। जी। और उनके साथ भी उन्होंने भेदभाव किया है। फिर दूसरा क्या कि मेरी तस्वीर जब मीडिया में दिखाते थे तो मीडिया इस बार का कभी जिक्र नहीं करता कि कौन सी समाज का है। जी। मैं दलित समाज से आता हूँ, ठीक है, जी। ऐसा है। गुजरात में विकास तो हुआ है, लेकिन कुछ चंद लोगों का हुआ है, हाँ, ऐसा कहते हैं आप। कौमवादियों का विकास हुआ है, जातिवादियों का विकास हुआ है, भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों का विकास हुआ है। आम जनता को विकास का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ऐसा है। गरीबों, मजदूरों, दलितों को, उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है विकास का। वो तो अपनी पहले की तरह, जैसा मैं ही देख रहा हूँ ना, मैं 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, आज भी यही काम कर रहा हूँ, मतलब विकास मेरे तक नहीं पहुँचा है, ऐसा है। हिंदू राष्ट्र में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान तो गरीबों का होता है, जी। दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, तीसरे नंबर पे दलित है और चौथे नंबर पे महिला है। जी। ये 4 लोगों को गुजरात मॉडल में ना नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे कि बिल्किस बानो का केस है, जी। तो उनकी सज़ा माफ़ कर दी, तो ये क्या है, जी। ऐसा जो है। आरोपी थे उनकी सजा में। हाँ, उनकी सज़ा माफ़ कर दी। जी। सज़ा माफ़ करनी तो सबकी कर दो ना, गोधरा वालों की भी माफ़ कर दो, जिन्होंने ट्रेन उनकी भी माफ़ कर दो, जितने तो वो टाइम पे हुई है केस, उन सब लोगों की सज़ा माफ़ कर दो ना, सिर्फ इनको ही क्यों? क्योंकि वो जो आरोपी है ना वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है, जी। इसके लिए उनकी पार्टी के होने के नाते उनकी सज़ा माफ़ कर दी है, जी। ऐसा है। अब ये कहा जा रहा है कि अब पूरे भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है वो कवायद चालू हो गई है।
हाँ तो ये तो साहब मेरे भाई आज़ादी के टाइम से चल रहा था। आज़ादी के टाइम पे भी सावरकर ने वो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे लोग थे ना, तो इनका सपना पूरा नहीं हुआ था, ऐसा है, ठीक है। लेकिन अभी ना ये देश में कोई गांधी है, ना कोई सरदार, ना कोई आम्बेडकर है, तो इनको अभी रास्ता साफ है, ऐसा है। अम्बेडकर जी को बहुत मानते हैं आप, उनके विचारों को? तो मैं दलित समाज का हूँ तो भाई उनको तो मानूंगा ही ना, क्योंकि आज भी जो भी राजनीति में दलितों को जो भी मिला है वो उनकी वजह से ही मिला है, ऐसा है। और वो उनकी वजह से, आरक्षण सिस्टम की वजह से दलितों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मुझे कोई नहीं हुआ है, मुझे आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं मिला है, फिर भी मैं मानता हूँ, क्योंकि एक नागरिक हो रहा है, भले मुझे नहीं हुआ लेकिन दूसरे को तो हो रहा है ना, ऐसा है। आप कहते हैं कि इस वक्त के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र, उनको सॉरी कहना चाहिए उस घटना के ऊपर, माफ़ी मांगना। हाँ तो कई लोगों ने बोला था ना, देखिए एक राजनीति का धर्म होता है ना, राज धर्म होता है, वो मोदी जी ने नहीं निभाया है। तो सबको समानता की भावना से जो भी पीड़ित हो, उनको हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको एक समान गिनना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने मुस्लिम पीड़ितों की कोई तरफदारी नहीं करी है कभी भी, सिर्फ हिंदू पीड़ितों की तरफदारी करी, मुस्लिम पीड़ितों पर भेदभाव रखा है, ऐसा है। मतलब वो सिर्फ अपने हिंदू धर्म को वफादार है, राज धर्म मानव धर्म दोनों को वफादार नहीं रहे हैं। जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और गुजरात की क्या इमेज है पूरी दुनिया में, कि महात्मा गांधी की जन्मभूमि, और महात्मा गांधी बापू के क्या सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। उन्हें एक चीज़ का कभी सत्य का स्वीकार नहीं किया कि मुस्लिम ज़्यादा पीड़ित हुए हैं, एक चीज़ का कभी स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। वो उस टाइम पे जो हिस्सा हुई वो हिस्सा के समर्थक रहे हैं, ऐसा है। जबकि मैं वो हिस्सा का समर्थन नहीं करता हूँ। 2002 में जो भी हिंसा हुई है ना, उसका मैं का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं गोधरा कांड का विरोध जरूर किया है, लेकिन उसके बाद जो हिस्सा हुई गुजरात में, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे को मार डालना, गर्भवती औरतों के पेट सीट डालना, गर्भवती औरतों पर बलात्कार करना, उनके बच्चों को उनकी नज़र सामने, ऐसे हिस्सा का मैं कभी समर्थन नहीं करूँगा भाई, ठीक है। क्या सरकार चाहती तो दंगे जो है उनका असर कम हो सकता था? सरकार ने कोशिश नहीं की ऐसा? देखिए मैं रोड पे बैठा हूँ, उस टाइम पे सरकार क्या करती थी उसके बारे में मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। वो गवर्नमेंट जाने और गवर्नमेंट से जुड़े सब जो हो गए डिपार्टमेंट, वो जाने, पुलिस या IPS ऑफिसर ये हुए, वो लोगों को मालूम हो गया, ऐसा। जैसे हम एक घर के मुखिया से चाहते हैं हाँ। कि जब घर में कोई मुसीबत आए तो मुखिया जो है उस मुसीबत को झेलता है, तो उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? बस उन्होंने फ़ायदा ही उठाया है, उन्होंने 2000 दंगों का फ़ायदा ही उठाया है। उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में सोचा है कि इस चीज़ के मेरी पार्टी को फ़ायदा हो जाए, वही सोचा है। उन्होंने आम जनता के बारे में नहीं सोचा है, गुजरात की जनता के बारे में नहीं, हिंदू के बारे में नहीं सोचा, मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा। और उनकी उस टाइम की जो स्पीच थी ना, वो नफरत भरी स्पीच थी, ठीक है। तो नफरत भरी स्पीच की वजह से अक्षरधाम पे भी हमला हुआ था, ठीक है, कि चुन चुन के मारूंगा, 56 की छाती वाला हूँ, ये सिर्फ वो बोलते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या है, हमलाखोरों को इन्विटेशन दिया है गुजरात में, और उसकी वजह से अक्षरधाम पे हमला हुआ, और उसकी वजह से यहाँ गुजरात में सीरियल ब्लास्ट हुआ था अहमदाबाद में, 20 जगह सीरियल, और कई बेगुनाह लोग मारे गए थे उसमें, ऐसा है। मतलब एक राजनेता को जो गुजरात की गादी पे बैठे थे ना, एक राजनेता को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है, ऐसा। तो सामने से आतंकवादी को बुला के आओ हमारे गुजरात में, आओ हमारे अहमदाबाद में, ऐसा था। आप खुद को हिंदू मानते हैं? देखिए मैं दलित समाज में आता हूँ, ऐसे संविधान से तो अभी जो हमारी सिस्टम है, तो उस टाइम पे हमारे जो धर्म का होता है तो उसमें हिंदू लिखा जाता है और बाद में कास्ट लिखी जाती है। लेकिन ये सब ऐसा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वर्ण व्यवस्था में जिस तरह दलितों को हिंदू नहीं माना जाता, उसी तरह आज भी जो शासन करने वाले हैं, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं ना, वो दलितों को हिंदू नहीं मानते हैं। क्योंकि इतने साल में आज तक मेरे पास कोई आया ही नहीं है ना, जबकि मेरी तस्वीर के हिंदुत्व के चेहरे के रूप में, हिंदू समाज के चेहरे के रूप में, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूरी दुनिया में फेमस हो गई है, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, ऐसा है। तो मतलब दलितों को हिंदू नहीं मानते आज भी, ये लोग नहीं मानते, ऐसा है। अगर आपके पास आते हैं, सत्ता आती, तो आपका रिएक्शन क्या रहता है? आप क्या शामिल हो जाते हैं हिंदुत्व के इस एजेंडे में, या निष्पक्ष भाव से ही काम करते हैं? अगर उन्होंने समानता दिखाई होती ना, तो मैं चला जाता कि चलो भाई ये जो समानता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, वो सही है। तो उस टाइम पे मुझे अंदाज था कि हाँ भाई ये सही है, समानता जो बोलते हैं दलितों को समानता, वो सही है।
कि धर्म के नाम पे धार्मिक सामाजिक समानता मिले दलितों को, बराबर है, पॉलिटिक्स में मिले, सब मिले ऐसा। लेकिन वो लोग इन्होंने नहीं किया, वो टाइम पे समानता नहीं दिखाई। समानता नहीं दिखाई, मानवता नहीं दिखाई, ऐसा है। मतलब इन्होंने मेरा स्वीकार ही नहीं किया है कि एक दलित समाज का लड़का पूरे हिंदू समाज का चेहरा बने, हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बने, वो उनका अच्छा नहीं लगा इन लोगों को, गुजरात के ठेकेदारों को। मतलब दलित जो है खाली वो छोटे काम करे, झाड़ू लगाए। हाँ, वही मनुवादी मानसिकता है, जो मनुवादी मानसिकता है ना, वही। आज तक मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, उसका मतलब यही हुआ कि ये लोग यही चाहते कि अशोक मुखी यहाँ फुटपाथ पे ही बैठा रहे। वो नहीं चाहते कि अशोक मुखी का विकास करे, वो पार्टी में लावे, पार्टी में उसको इलेक्शन लड़ावे, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। मनुवादी मानसिकता बोलते हैं ना, वही है ऐसा। बीजेपी इस समय ज़्यादा जगहों पर जीत रही है, पूरे देश में जो है अधिकतर राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी? अब बीजेपी को अपने क्या बोलने का मेरे भाई, मैं क्या बोलूँ बीजेपी को, मैं तो एक कॉमन मैन हूँ जी। ऐसा है। बीजेपी मनुस्मृति लागू करना चाहती है। अरे लग गई है मेरे भाई, 2001 से लग गई है यहाँ, ऐसा है। मेरा यहाँ बैठना इस बात की साबिती है कि मनुस्मृति में मानने वाले लोग हैं। ये चीज़ मेरे बारे में बोल रहा हूँ कि इस तरह जिस इंसान की तस्वीर देश दुनिया में फैली गई, वो 10-10, 12-12 से आदमी फैल रही है, और वो इंसान यहाँ बैठा है, इसका मतलब कि मनुस्मृति में मानने वाले लोग हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, समझ गए, ऐसा है। ये सिर्फ ये लोग उनका ही भला करते हैं, दलित, उन दलितों का जो पढ़े लिखे होते हैं और उनकी पार्टी के सेवक होते हैं। जैसे रामनाथ कोविंद है, हमारे अहमदाबाद का मेयर है, किरीट परमार है, जो एक वो नेता के वहाँ नौकरी करता था, उसको मेयर बना दिया। रामनाथ कोविंद आरएसएस के सेवक थे, उनको राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन मैं किसी से जुड़ा नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ ही बिठा रखा इन लोगों ने। मतलब ये चाहते कि हमारी हिंदुत्व की राजनीति का समर्थन करो, हमारे साथ आओ, तो ही तुमको सब मिलेगा। बिना किसी फायदे के, बिना किसी पद के, खाली जो है उनका एजेंडा जो है आप वो आगे बढ़ाओ। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ रखते हैं, बाकी गरीबों मजदूरों को अपने साथ नहीं रखते हैं, ऐसा है। भारत में दलितों की स्थिति को कैसे देखते हैं आप इस समय? जब भारत की तो यार देखिए, मैं पूरा भारत तो कभी घूमने गया नहीं हूँ जी। मैंने केरला देखा और किसान आंदोलन देखा, ठीक है जी, उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ। सबसे अच्छा केरला में स्थिति मैंने देखी है। केरला में एजुकेशन फर्स्ट है, तो वहाँ दलितों की स्थिति सब अच्छी है, गरीबों की भी अच्छी है। गरीबों को वहाँ गवर्नमेंट का हर चीज़ का फायदा होता है, एजुकेशन में, नौकरी में, सब जगह ऐसा है। लेकिन गुजरात में नहीं है। गुजरात में तुम किसी पार्टी से जुड़ोगे ना, तो ही तुमको फायदा होगा, वैसा। बाकी ऐसे तुम नागरिक बनकर जियोगे ना, तो तुम्हारा कोई पार्टी, कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, समाज वाले भी तुम्हारा कोई भाव नहीं पूछेंगे। देखिए गुजरात में है ना, दलित समाज के कई लोग हैं पार्टी में, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, आरएसएस में भी है, लेकिन वो लोग भी आज तक मेरे पास नहीं आए। मतलब जो पढ़े लिखे दलित है ना, वो भी नहीं चाहते कि हमारी समाज का कोई युवा आगे आए या आगे उनको लाया जाए, वो भी नहीं चाहते हैं। वो यही चाहते कि बाकी हम फायदा लेवे, सब आरक्षण का फायदा भी हम लेवे, हमारे बेटे लेवे, हमारा परिवार ही लेवे, दूसरे दलित को नहीं लाने का आगे। दलित नेता भी जो है भूल, हाँ, वो भी यही चाहते हैं, वो भी भूल जाते हैं आम। हाँ, एक बार आरक्षण की वजह से आगे आ जाते, पढ़े लिखे हो जाते ना, तो बाकी गरीब को, मजदूरों को लोग भूल जाते हैं, ऐसा है। आपकी गरीबी, आप पढ़ नहीं पाए, इसका कारण भी यही रहा कि आप दलित थे उस समय, पिताजी भी गरीबी थी, पढ़ नहीं सका, उसका कारण क्यों? ओनली गरीबी थी, पैसा नहीं था पढ़ने के लिए, इसके लिए पढ़ नहीं सका हूँ, ठीक है। और गरीबी का कारण? वही गरीबी की वजह से ही ना, गरीबी का कारण दलितवादी, आपका दलित होना एक तरीके से। गरीब होने की वजह से गांव में हमारे बाप दादा के पास कोई ज़मीन नहीं थी, यहाँ शहर में आए, लेकिन किसी की गुलामी करने, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। गरीब का कोई भी लड़का नहीं पढ़ सकता है, चाहे किसी भी समाज का हो, 5, 6, 7 या 10, बहुत बहुत तो 10, बाद में वो स्कूल छोड़ ही देना पड़ता है उसको। उस तरह हमारे बाप दादा भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, फिर अहमदाबाद में आए आज़ादी के बाद, ठीक है। फिर कुछ दूसरा काम धंधा आता नहीं था और किसी की गुलामी करना मंजूर नहीं था, तो अपना खुद का ये छोटा सा आज़ादी वाला धंधा पसंद किया मेरे बाप ने भी, और मैंने भी वही किया है। मतलब अपने स्वाभिमान को, स्वाभिमान से जीने का, ऐसा है। पैसे के लिए किसी की गुलामी की नहीं करनी, और पैसे के लिए कभी गुंडागिरी भी नहीं करी है। कोई गलत रास्ते नहीं हमारे पूर्वजों ने, शराब का धंधा करना, लूट करना, चोरी करना, कोई नहीं किया। जो कमाते थे वही खाते थे, उसमें ज़िंदगी आज़ादी से जीते थे। मैं भी उसी तरह जी रहा हूँ, ऐसा है। जो पूरी घटना हुई, 20 साल का वक्त गुजर गया, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप? अगर अरे मेरे भाई, प्रधानमंत्री किसी की सुनते कहाँ है?
वो सिर्फ अपनी सुनाते हैं दुनिया को, मन की बात सुनाते हैं, दो लोगों के मन की बात कहाँ समझते हैं। आज गुजरात की जनता है ना, गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन दूसरों की कहाँ सुनते हैं मेरे भाई। वो अपनी सुनाते, खाली अपने मन की बात सुनाते, बस ऐसा है। जनता के मन की बात नहीं सुनते। ये गरीब लोग हैं, पूछो इनको कितने परेशान करते हैं गवर्नमेंट है। ये फुटपाथ पे धंधा करते हैं, मेरी तरह फुटपाथ पे धंधा करती है। हफ्ते में 1-2 बार कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है, इनके पास सामान उठा जाती है, करती है, सब करती है। पूछो, रोज कमा के रोज खाने वालों को बहुत दिक्कत होती है, अहमदाबाद जैसे सिटी में भी। हाँ, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अरे भाई, सबका साथ सबका विकास तो यहाँ बाजू में भी लिखा है, देखो बोर्ड पे। हाँ। पर वो क्या है, मैंने पहले ही नहीं बोला कि जो उनकी पार्टी के सेवक हो गए, RSS के सेवक है, उनकी पार्टी के लिए काम करते हो गए, वो उनका विकास, जो उनकी विचारधारा का, हाँ, उनकी विचारधारा का जो समर्थन करते हैं, 2002-21 हिस्सा का जो समर्थन करते हैं ना, कि हाँ मुसलमानों को बराबर वो किया है, सबक सिखाया है, उनकी बात है। हमारे जैसे कॉमन मैनों की बात नहीं है मेरे भाई। किसान आंदोलन में कितने मर गए किसान, कभी उनके लिए वो बोला उन्होंने? 2000 दंगों के लिए कभी माफ़ी मांगी? मेरे जैसे गरीब को कभी अपना विकास करने आई है, मुझे मिलने आए कभी? तो खाली अंबानी अडानी का विकास हुआ है। हाँ, उनका तो हो ही रहा है ना, पहले ही हुआ था ना, अभी भी हो रहा है भाई। मोदी के राज में उनका बहुत विकास हुआ है, तब तो ये दुनिया के टॉप 10 में आ गए, ऐसा है जी। मोदी जी का एक बयान जो है वो वायरल हुआ था कि ये जो गुजरात में दंगे हुए थे, गुजरात की 5 करोड़ जनता का आक्रोश। 5 करोड़ की जनता में गुस्सा आक्रोश जरूर था मेरे भाई। उस टाइम पे मेरे में भी गुस्सा आक्रोश था और मैं उसका प्रतीक जरूर हूँ, लेकिन जो बदले की भावना से उस टाइम पे मुसलमान पर तरस जा रहा है ना, वो तो बीजेपी वाले और बजरंग दल वाले थे मेरे भाई। और वो दोषी भी पाए गए। यहाँ जो हमारे अहमदाबाद में 2 बड़े हादसे हो गए थे, बराबर है, मेघानी नगर, गुलबर्ग सोसाइटी, नरोड़ा पाटिया, तो वहाँ के कौन जिम्मेदार आया, कौन जिम्मेदार माना गया? बजरंग दल के उस टाइम के नेता को जिम्मेदार माना गया, लोकल MLA भी मारे, और लोग को वहाँ के उस टाइम के जो MLA थे बीजेपी के, उनको भी जिम्मेदार माना गया। कांग्रेस के मतलब बदले की जो भावना थी ना, वो बजरंग दल और बीजेपी के लोगों में थी, क्योंकि वो राम भक्त जो थे ज़्यादा ये लोगों के थे, कॉमन मैन नहीं थे राम भक्त। वो बीजेपी से जुड़े थे, बजरंग दल से जुड़े राम भक्त जो जला गए थे ना गुजरात में, वही लोग थे। तो बदले की भावना इन लोगों में थी। मेरे में गुस्सा भी आक्रोश था, मैंने तो किसी मुसलमान को नहीं मारा, क्यों? ऐसा समझ गए ना? हाँ, जन भावना से कहीं ज़्यादा राजनीतिक भावना थी। हाँ, जन भावना तो हर जगह थी। पूरे गुजरात में गुस्सा आक्रोश था, लेकिन गुजरात में खाली 10 जगह ही मुसलमान पर अत्याचार हुआ। बाकी ऐसे कई गांव है, ऐसे कई शहर है कि जहाँ हिंदू के बीच में मुसलमान रहते थे, उनको किसी ने नहीं मारा है। हमारी बस्ती में मुसलमान थे उस टाइम पे, हमने तो किसी को नहीं मारा है। बुरे को बुरा बोलना वो हमारा अधिकार है, वो मैंने बोला भी, लेकिन बदले की भावना से किसी बेगुनाह को मानना, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं एक नागरिक हूँ, कायदा, संविधान, कानून दोनों को मानता हूँ कि भाई गुनाह करने वाले को कानून सजा देगा, अपना जो अधिकार तो अपने खाली दिखा दिया, बस ऐसा है। भारत को जो है विश्व गुरु बनाने का सपना है मोदी जी का, क्या कहेंगे आप? विश्व गुरु बन रहा है। अरे मेरे भाई, ये जो रास्ता विश्व गुरु बनने के लिए सोचा है ना, ये रास्ते तो विश्व गुरु नहीं बनेगा, लेकिन पुराना भारत बन जाएगा, आज़ादी पहले वाला, मनुस्मृति वाला भारत। ठीक है, अगर मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो संविधान से शासन करें, संविधान के रास्ते भारत विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि संविधान बनाने वाले ना कोई हरे गहरे नहीं था, सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम के, आज़ादी के टाइम के, और बहुत सोच समझ कर पूरी दुनिया के संविधानों का उसमें वो कर उन्होंने ये भारत का संविधान बनाया है। और आज हमारी भारत में जो लोकतंत्र की अभी चल रहा है ना, तो संविधान की वजह से चल रहा है मेरे भाई, नहीं तो भारत के कब के 100 टुकड़े हो जाते हैं, ऐसा है। संविधान से नहीं चल रहा है देश, नहीं, संविधान से शासन होता तो मैं यहाँ कहाँ बैठा होता मेरे भाई, मैं सरकार में मंत्री होता, समझे ना। पर ये दलित गरीब को तो गिनते ही नहीं है ना, बोला नहीं मैंने, पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े लोगों को गिनते हैं ना, ऐसा है। मतलब एक गरीब है ना, वो गरीब गुजराती भी नहीं गिनाता है। जैसे हिंदू धर्म में दलित हिंदू नहीं गिना था ना, उस तरह गुजरात में आज की क्या वास्तविक हालत क्या है मालूम है? कि एक गरीब गुजरात के लिए कुछ भी करे तो अभी वो गुजराती नहीं गिना था, वो ओनली वन गरीब ही गिनाता है। देखिए, जबकि अभी 4-5 महीने पहले तीस्ता सेतलवाड़ पर केस हुआ था गुजरात को बदनाम करने का, तो यहाँ अहमदाबाद के मीडिया वाले आए थे, गुजराती भाषा वाले, तो मैंने तीस्ता के खिलाफ भी बोला था वो टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी गुजरात से मेरे पास कोई नहीं आया
सरकार की ओर से नहीं आया, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आया, कोई गांधीवादी नहीं आया। मतलब ये गरीब को ये लोग गुजराती गिनते भी नहीं है। ये सब ठेका है ना बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने, कांग्रेस भाजपा ने और उन लोगों ने लिया है जो गुजरात के बारे में बोल सके। मैं गुजरात के बारे में बोलूँगा तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ये सब इनको अच्छा नहीं लगता है। ये क्या चाहते हैं मालूम है कि तुम शादी करो और कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करो, दूसरे गरीब पैदा करो, ताकि हमारी ऑफिस में, हमारी फैक्ट्री, हमारे कारखाने में, हमारे बंगले में, हमारी दुकानों में, ऑफिस में सेवा करने आए, मजदूरी करने आए। वो मैं नहीं चाहता हूँ जो ये चाहते हैं। मैं बच्चे पैदा करना कब जाऊँगा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का जो सपना था ना दलितों के बारे में, कि वो शिक्षित हो, आगे बढ़े, पढ़े लिखे, जिसकी वजह से वो आरक्षण सिस्टम रखी है, मैं वो चाहता हूँ। लेकिन अभी मेरी जो इनकम है उससे वो सपना बाबा साहेब का पूरा नहीं होगा। अगर मैं शादी करूँगा तो ये मनुस्मृति वाला मेरे बच्चे को धंधा मिलेगा, और इसीलिए मैंने शादी नहीं करी है, ताकि मेरे बच्चे यहाँ बैठे नहीं। क्योंकि मेरे बाप की जो पोजीशन थी उसकी वजह से मैं यहाँ बैठना पड़ा। आज मेरी भी वही पोजीशन है। शादी करूँगा, बच्चा होगा तो उनकी भी वो पढ़ नहीं सकेंगे, ठीक है। फिर उनको भी ये मजदूरी वाले और ये जाति आधारित धंधे काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे भाई ने शादी करी है तो अभी उसके बच्चे भी उस टाइप के ही है, ठीक है। मजदूरी करते हैं, शराब पीते हैं, मतलब वो वर्ण व्यवस्था के जो दलित थे ना पहले के, उस टाइम से जी रहे हैं। ऐसा है जो जातिवादी संरचना है सामाजिक, हाँ। उसकी वजह से शादी नहीं करी। हाँ, डर था कहीं ना कहीं आपको, बच्चे और बीवी भी जो है उनका जीवन भी खराब हो। हाँ, गरीबी पे जो भी है, मैं मेरी अकेले की बात नहीं करता हूँ, जो भी गरीब है, कोई भी समाज का हो है, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का, उनकी सबकी हालत इसी मेरे भाई। मैं अहमदाबाद में रोड पे बैठा हूँ ना, मैंने गरीब ब्राह्मण की भी हालत ऐसी देखी है, व्यापारी के गरीब की हालत भी मैंने ऐसे देखी है। ऐसा है, पर उन लोगों में क्या है कि उनको में धार्मिक एकता है, तो समाज का सपोर्ट मिलता तो बच्चे आगे निकलते। जैसे दलितों में ऐसा नहीं है। ऐसा है, दलितों में जो लीडर होते हैं ना वो अपना ही करते हैं, अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि आज तक दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी भी मेरे पास नहीं आया है, जबकि मैं इतना फेमस हूँ। बोलो, समझ गए ना आप? जिग्नेश मेवाड़ी भी खाली उनकी तरफदारी करता है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी। ऐसा है, कोई नेता हो चाहे हाँ, अमीर आदमी जो दलित बन जाता है, हाँ। वो गरीब दलितों को भूल जाता है। अब मेरे बाजू की बात करूँ ना, ये बाजू में जो अभी बीजेपी का ऑफिस लगा ना, कैंडिडेट का कार्यालय बना है इलेक्शन का, तो ये जो पैसे वाले लोग हैं ना, जिनकी ये ज़मीन है, फैक्ट्री है, वो दलित ही है, समझे ना। मतलब ऐसे पैसे वाले को और पढ़े लिखों को बीजेपी अपने हाथ में ले लेती है, ताकि वो अपने जो समाज के गरीब अनपढ़ लोगों को है ना बीजेपी की तरह वोट डला दे, वोट में फ़ायदा हो जाए। हाँ, पैसे वाले क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं तो पैसे वालों के पास पैसे मांगने जाते हैं, शादी के लिए, कुछ दूसरे काम के लिए, सामाजिक काम के लिए। फिर ये लोग क्या है कि अपने धर्म समाज के लोगों को समझा देते हैं कि अपने लिए बीजेपी अच्छी है, तो कम पढ़े लिखे और अनपढ़ जो लोग होते हैं ना गाँव के लोग, वो बीजेपी को वोट दे देते हैं कि हमारी समाज के लीडर ने बोला है तो हमारे लिए अच्छा ही होगा ना। गरीब दलितों के वोट के लिए अमीर दलितों को अपने साथ शामिल कर। हाँ, पैसे वाले दलितों को और पढ़े लिखे दलितों को अपने साथ, जैसे कांग्रेस में जिग्नेश मेवाड़ी को शामिल कर दिया, वो गांव-गांव में जाता है, सब जगह जाता है, बराबर है, दलित नेता बनाए। तो दलित समाज के जो अनपढ़ लोग हो गए, कम पढ़े लिखे हो गए ना, तो जिग्नेश मेवाड़ी की बात सुनकर वो कांग्रेस को वोट दे देती है। ऐसा है, उस तरह बीजेपी में भी उसी तरह चल रहा है। सभी पार्टियों में ऐसा ही है। सभी पार्टी में ऐसा है। देखिए, गुजरात में दलित एकता तो है ही नहीं, कोई आधे कांग्रेस में, आधे बीजेपी में है। ऐसा है, और अभी कुछ जो बच्चे करते थे वो आम आदमी पार्टी में जुड़ गए हैं। ऐसा है, तो मतलब दलित की कम्युनिटी एकता नहीं है गुजरात में। मोदी जी 12 साल जो है यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भी भाजपा की सरकार है। क्या गुजरात की जनता जो है मोदी जी को पसंद करती है इस वजह से, या कैसे? अभी देखो, मैंने पहले बोला ना क्या काफ़ी 12 साल गुजरात में है ना हिंदुत्व की राजनीति चली, बराबर है, तो सब उसकी वजह से बीजेपी को वोट देते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब मोदी जी यहाँ से वहाँ गए ना दिल्ली, तो यहाँ जातिवाद की शुरुआत हो गई। आपने पढ़ा होगा ना कि गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ आरक्षण के लिए, फिर उसको बचाने उसने ओबीसी मांग की कि हमको ओबीसी में समाओ। फिर ओबीसी की ओर से हार्दिक पटेल वाला, फिर ओबीसी की ओर से अल्पेश ठाकुर आ गया, वो बोले नहीं हमको, हम ओबीसी में नहीं देंगे इनको। फिर ऊना कांड हुआ, फिर ऊना कांड की वजह से जिग्नेश मेवाड़ी आंदोलन हुआ, तो जिग्नेश मेवाड़ी मतलब अभी जातिवाद चलता है गुजरात में। अभी सब जाति के नेता है और धर्म के नेता है। ऐसा है, कांग्रेस का नेता है या बीजेपी का है, कोई पूरे गुजरात का कोई नेता नहीं है। ऐसा है। ऊना कांड को कैसे देखते हैं आप? ऊना कांड
जिस तरह गोधरा में किया ना, गोधरा वालों ने, वही वो ऊना कांड को भी मैं उसी तरह देख रहा हूँ। ऐसा समझ जा, जी क्योंकि गोधरा वाले हो गए या गोरक्षा वाले हो गए, वो धर्मांध लोग ही है, जाति का अभिमान है उनमें। ऐसा है, हिंसक जो हिंसक ही होते हैं, हाँ। चाहे कोई भी हो। अभिमान भी, जाति का जो अभिमान है तो वो भी उसमें होता है। ऐसा है, जाति अभिमानी लोग ऐसा है। गौ रक्षा के नाम पर जो है जुल्म कर रहे हैं। हाँ, जैसे गोधरा के मुसलमान थे, वो RS BJP को, हिंदू समाज को नफरत नहीं करते, लेकिन जो हिंदू वाली लोग हैं ना, RS BJP बजरंग दल, उनको नफरत करते हैं। मतलब आम हिंदू और आम मुस्लिम आपस में प्यार करते हैं। हाँ, आम जनता तो अब धंधे रोजगार और मकान दुकान सबसे साथ में है भाई, वो नहीं करते एक दूसरे को नफरत। ऐसा है, लेकिन इनकी हिंदुत्ववादी जो राजनीति है और इनका जो टैग लग गया ना कि हिंदूवादी लोग है, तो मुस्लिम इन लोगों को नफरत करते हैं, हमारे जैसे कॉमन मैन को नफरत नहीं करते भाई। ऐसा बोलता हूँ। हाँ, और उसी तरह हिंदू धर्म जो बड़ी ऊंची जाति के लोग बोले जाते हैं ना, वो लोग दलितों को वो करते हैं, टारगेट करते हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते, उनको अत्याचार पीड़ित करते हैं। जैसे गौ रक्षा के नाम पे ऊना वालों को पीड़ित किया था, बस इस टाइप का है। आखिरी में क्या चाहते हैं मोदी जी से, कि क्या क्या उम्मीदें हैं? मोदी मोदी से तो उम्मीद रखना बेकार ही है, बराबर है। मोदी से कोई उम्मीद नहीं रखने की है, क्योंकि वो अपने मन की चलाएंगे। उनको जो RSS के सेवक है ना, तो उसका जो एजेंडा है ना, वो उसी से शासन करे, वो किसी की नहीं। मेरी बात जाने तो बड़े बड़े पत्रकारों की उन्होंने कहाँ सुनी है मेरे भाई, तो मेरे जैसे ही तो कहाँ सुनेंगे। ऐसा है, जबकि गुजरात में 13 साल वो राज करके गए, कभी मेरे बारे में इंक्वायरी नहीं की, ना मुझे मिले, ना कभी मुझे बुलाया। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे मेरे अगल बगल में कई बार मोदी जी आ गए 13 साल के अंदर, कभी मेरे पास कोई नहीं आया, वो नहीं आए, उनकी पार्टी की ओर से नहीं आया, और उनके साथ में जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो भी नहीं आए। क्योंकि चुनाव है गुजरात में, 5 दिसंबर को अहमदाबाद में भी वोटिंग होगी। हाँ, आप क्या किसको पसंद कर रहे हैं? गुजरात में मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ जी, कोई नहीं, कांग्रेस नहीं, BJP नहीं, मोदी नहीं, मेवाणी नहीं, कोई नहीं। जी, मैं खाली गुजरात की आम जनता को पसंद करता हूँ, कुतुबुद्दीन अंसारी को पसंद करता हूँ, जो लोग कौमवाद जातिवाद में नहीं मानते ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ। राजनीति में किसी को पसंद नहीं करता हूँ, राजनीति में जो भी नेता है उनको भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो राजनीति 20 साल से यहाँ चल रही है, कौमवादी जातिवादी, इसकी वजह से गुजरात है ना 20वीं सदी में चला गया है। आर्थिक विकास जो होता है ना, उसको विकास नहीं बोलते मेरे भाई। ये रिवर फ्रंट बना दिया, ये मेट्रो आ गई, ये कांकरिया को सजा दिया, तो वो कोई विकास ना की भाई। तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारे दिमाग का भी विकास होना चाहिए कि तुम एक भारतीय बनकर जियो, एक गुजराती बनकर जियो, एक देश के नागरिक बनकर जियो और सोचो, तो वो विकास होता है। बाकी धर्म जाति तो हजारों साल पहले भी थी, आज भी है। खाली ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, रोड और रिवर फ्रंट, ये विकास। और अब विकास की बात बोलते हैं ना, तो अंग्रेजों के राज में भी विकास हुआ है भारत का। अगर ये विकास है, मोदी जी इसको विकास बोलते हैं ना, तो अंग्रेजों के राज में भी भारत का विकास हुआ है, मुगलों के राज में भी भारत का विकास हुआ है। मुगलों ने ताजमहल बना दिया था, कुतुब मीनार बना दिया था, अंग्रेजों ने लाल किला बना दिया था, कई रेलवे लाई थी, एजुकेशन लाए थे, वो विकास नहीं है। तो विकास का पैमाना खाली बिल्डिंगें और रोड नहीं है। हाँ, विकास का पैमाना खाली है जो है ना शोहरत, वही है, बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाना, वो विकास नहीं है मेरे भाई। और जिनकी प्रतिमा बनाई उन्होंने, महात्मा की बनाई हो, सरदार पटेल की बनाई हो, उनकी विचारों को मोदी जी में है। मोदी जी में महात्मा की मानवता भी नहीं है, सरदार की समानता भी नहीं है, और बाबा साहब की बंधुता भी नहीं है, क्योंकि 2002 में मरने वाले मुसलमानों के प्रति उन्होंने मानवता नहीं दिखाई, ऊना कांड के दलितों को उन्होंने कभी समानता नहीं दिखाई, और मेरे जैसे गरीब को अभी बंधुता नहीं दिखाई है। क्या भाई नहीं, तू भी गुजरात है, तू भी गुजराती का, तू मेरा भाई है, ऐसा कभी नहीं देखा है उन्होंने। खाली मूर्ति बनवाते हैं, विचारों पे नहीं, खाली शोबाजी करते हैं बस। आपके पास वोटर ID है? हाँ, मतलब वो बोलते हैं ना कि ऊंची दुकान ने फीका पकवान, बस ऐसा है। मोदी जी का ऊंची दुकान है लेकिन पकवान फीका है भाई, नाम है खाली बस। क्या गुजरात मॉडल, लेकिन गुजरात मॉडल गरीबों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए और महिलाओं के लिए फेल है, ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। ठीक है, ऐसा है। वोटर ID है आपके? हाँ, है ना। किसको इस बार वोट जो है अपना देंगे? जो गुजरात में मेरे काम आए ना, ऐसे 4-5 अच्छे लोग हैं, और वो जो पार्टी से जुड़े ना, वो पार्टी को वोट दूंगा। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं, हाँ, करोड़ों लोगों ने आपका इंटरव्यू देखा है, हाँ, आपकी बातें सुनी है, हाँ, और कहीं ना कहीं आपकी बातें जो है लोगों को पसंद है। आप एक संदेश दे रहे हैं, एक समाज का जो है, समाज की बातें करते हैं, एक समाज की जो स्थिति है, जो बुरे हालात हैं, उस पर अपनी बात रखते हैं।
तो लोग जो है आपकी बातों को सुनते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि अगर आप किसको वोट दे सकते हैं। अब लोगों में भी गुजरात में तो ऐसा है ना कि भाई जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना वो तो वोट डालने जाते ही नहीं है। जी जो गरीब मजदूर हो ना वही वोट डालने जाते हैं ना। वो सब क्या है कि धर्म जाति देख के वोटिंग करते हैं। जी सब मेरे जैसे नहीं है भाई, ऐसा है। तो किसी को जाति का नशा है तो किसी को धर्म का नशा चढ़ा है। कोई धर्म के नशे से जी रहा है, कोई जाति के नशे से जी रहा है, ऐसा है। और जो गरीब वोटर होते हैं ना तो उनको क्या 4-5 दिन अच्छा रखते तो वो उसको वोट दिया थे, कपड़ा दे दिया, साड़ी दे दी, कोई भेंट दे दी, तो बस 4-5 दिन में वो गरीब बिक जाता है चुनाव के समय। चुनाव के समय, ऐसा है। तो आप किसको दे रहे हैं वोट इस बार? मैंने बोला ना कि गुजरात में जो आदमी मेरे काम आए थे बुरे वक्त में, और वो लोग जो पार्टी का समर्थन, वो जो पार्टी से काम करते हैं, ठीक है, तो मैं उनको वोट दूंगा। किस पार्टी से अगर बता दें? वो मैं नहीं बोलूँगा, लोगों को भी पता लग जाएगा। लोगों की बात जाने तो मेरी बात है। लोगों को अपनी आज़ादी है, सबको आज़ादी। देखो भाई, मुझे वोट देने की आज़ादी है ना, तो ऐसे दूसरों को भी आज़ादी है। वो अपने सोच समझ के वोटिंग करें। मैं किसी को अपील नहीं करूँगी तुम ये पार्टी को वोटिंग दो, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ। सब इंसान सोच समझ के वोटिंग करें। गरीबी देखे, महंगाई देखे, बेरोजगारी देखे, भ्रष्टाचार देखे, ऐसा देखे। तटस्थ रहना चाहते हैं आप, किसी को नहीं बोलना नहीं, चाहते? मैं किसी को नहीं बोलूँगा। आज़ादी यार सबकी आज़ादी, किसी की। वोट का एक सम्मान कर रहे हैं। हाँ, मैं किसी की आज़ादी छीनना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद आज़ादी से जी रहा हूँ ना, कि मुझे क्या करना है, किसको वोट डालना है, वो मेरी मर्जी है। उस तरह उनकी भी आज़ादी है, उनको जो सही लगेगा वो उनको वोट देंगे, ऐसा है। मैं नहीं बोलूँगा कि तुम इसको वोट दो, ये मैं नहीं बोलूँगा। शुक्रिया अशोक जी हमसे हाँ। बात करने के लिए। आपने 20 साल की जो पूरी गुजरात की राजनीति है वो समझा दी। बहुत कुछ हमें सीखने को मिला आपसे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाँ, आपका भी शुक्रिया कि आप जैसे लोग हमारे पास आए, हमारे मन की बात दुनिया को, देश को दिखाई हमने। बाकी गुजरात का मीडिया तो कभी इतना आता नहीं है, ऐसा है। तो ये थे अशोक मोची जी। गुजरात दंगों में जिस प्रकार से इनकी तस्वीर जो है वायरल हुई, ये पोस्टर और बॉय बने, हमने सभी मुद्दों पर इनसे बात करी। आशा है कि आपको भी गुजरात की जो राजनीति है इनके नज़रिए से समझ आई होगी। मेरा भी चालू ही है। हाँ, आपका भी चालू है, बोलना है कुछ? मैं सभी लोगों के, हमारे देश में बड़े बड़े महान राजा हो गए, सम्राट अशोक जैसे भी राजा हो गए, ठीक है। सम्राट अशोक ने पूरा भारत, पूरे कई देशों, अपने भारत की सरहद के बाहर राज किया था। लेकिन उन्होंने कलिंगा के युद्ध के बाद में जो हिस्सा देखी, खून खराबा देखा, नुकसान देखा ना, तो उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। मतलब वो मोदी जी में नहीं है। मोदी जी में महानता तो होगी लेकिन मानवता नहीं है, ठीक है। और एक बात मैं बोलूँ कि जो नेता में मानवता ना हो ना, तो महानता कोई काम की नहीं है भाई। मानवता बिना का नेता, मानता बेकार है, ऐसा। शुक्रिया। मैं हूं सतेंद्र कुमार, गुजरात, अहमदाबाद। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।